तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले दिल्ली में आज एक अफसोसनाक हादसा हुआ। एम्स के करीब मालवीय नगर में एक होटल, उसमें सुबह 8:30 बजे के आसपास आग लगी और उस आग में 21 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 6 विदेशी फॉरेनर हैं। असल में इस होटल में वही लोग ज़्यादातर आकर रुकते थे जिनके किसी अपनों का एम्स में या उसके बराबर में एक और हॉस्पिटल है मैक्स, वहाँ इलाज होता है, और तीमारदार लोग इसी होटल में रुकते थे, या कुछ ऐसे पेशेंट भी जो दिखाते थे और फिर यहाँ रुक जाते थे, जिसमें फॉरेनर भी थे। शॉर्ट सर्किट की वजह से कहा जा रहा है, लेकिन असल में इस आग के लिए जिम्मेदार इस होटल का मालिक या उसके बनाने वाले उतने नहीं हैं जितना हमारा सिस्टम है। सिर्फ 6 कमरों की इजाज़त दी गई थी जब ये होटल बना था, करीब 19 साल पहले। 25 कमरे बन चुके थे। 2 मंजिल की इजाज़त थी, 4 मंजिल ऊपर छत, नीचे बेसमेंट। फायर डिपार्टमेंट से कोई एनओसी नहीं। एमसीडी बाकी लोगों से भाई रिश्वत और लालच, पैसे से मुंह भर दिए। अब जांच होगी, इंक्वायरी होगी, होटल का मालिक पकड़ा जाएगा, भेज दिया जाएगा, थोड़े दिन में हम सब भूल जाएंगे, फिर किसी और इमारत में आग लगने का इंतज़ार करेंगे। तो ये जो करप्शन है, असल में इन 21 लोगों की मौत के लिए ज़िम्मेदार हमारा सिस्टम, हमारे सरकारी अफसर, फायर ब्रिगेड से लेकर एमसीडी से लेकर जितने भी लोग जिनकी जिम्मेदारी है एनओसी चेक करना, एनओसी देना, वही लोग गुनहगार हैं। लेकिन होना कुछ नहीं है। 2-4 अफसरों पर भी गाज गिरेगी। दिल्ली में जितने होटल हैं, करीब 4000 के आसपास होटल, नाइट क्लब लॉज है। आपको शायद यकीन नहीं हो, देश की राजधानी है, इनमें से 2 से 3% के पास ही एनओसी है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, फायर डिपार्टमेंट का। सिर्फ 2 से 3, यानी 97 से 98% ऐसे होटल, लॉज, नाइट क्लब इनके पास एनओसी ही नहीं है, फिर भी धड़ल्ले से चल रहा है और सब कुछ आंखों के सामने। अब ऐसा तो है नहीं कि ये होटल, ये क्लब कहीं चंबल के बीहड़ में हो जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, जहाँ कोई जाता नहीं हो। इसी शहर के बीचों बीच पॉश एरिया में, हर इलाके में। लेकिन सरकारी बाबू की आंखों पर जो रिश्वत का नोट का पर्दा है, उसके बाद ये सब दिखाई नहीं देता और इसीलिए हादसे होते हैं। सिर्फ पिछले 5 साल में 1100 लोग आग के लपेटे में आकर मर चुके हैं इसी दिल्ली में, आखिरी 5 सालों में। क्या कीजिएगा, जब तक करप्शन रहेगा, ये लालच की दीमक होगी, तब तक इसी तरह हादसे होते रहेंगे। अफसोस है उन लोगों के लिए जो इस होटल में रुके, बेचारे आए थे इलाज के लिए, तीमारदारों को देखने के लिए, और खुद दुनिया से चल बसे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। 2008 में आरुषि का कत्ल हुआ था, आप सबको याद है। जिस दिन आरुषि का कत्ल हुआ उस दिन यही लगा कि आरुषि को हेमराज ने मारा, क्योंकि नौकर हेमराज घर पे था नहीं जब लाश मिली। घर वालों ने कहा, पड़ोसियों ने देखा, सब तरफ हेमराज मिला नहीं। उसके बाद शोर उठा कि एक नौकर हेमराज आरुषि को मारकर नेपाल भाग गया। नोएडा पुलिस आई, उसके बाद पूछताछ हुई और एक टीम नेपाल चली गई। अगले दिन नोएडा पुलिस को ख्याल आया कि चलो घर की पूरी तलाशी लेते हैं। तब जब वो छत पर पहुंचे तो बेचारा हेमराज तो वहीं मुर्दा पड़ा था, जिसे ढूंढने के लिए टीम नेपाल चली गई थी। अब आरुषि और हेमराज का कातिल कौन है, ये तो खैर पिछले कितने हो गए, 12 और 6, 18 साल से तो पता नहीं। लेकिन सेम आरुषि वाली कहानी लगभग प्रयागराज में, इसी उत्तर प्रदेश में दोहराई जा चुकी थी 2 जून को। लेकिन शायद आरुषि का केस याद था किसी पुलिस अफसर को, उसने वो गलती नहीं की, और जब गलती नहीं की तो फिर कहानी खुली। असल में 2 जून की बात है। 2 जून की सुबह प्रयागराज के एक इलाके में कुछ लोगों को बदबू महसूस हुई। बदबू एक घर से आ रही थी और उस घर में जो रहने वाले थे वो 4 लोग थे। ये घर वीरेंद्र वैश्य नाम के एक शख्स का था जिनकी उम्र 70 साल थी। जिस घर में वो रहते थे उस घर के नीचे कुल 18 दुकानें थीं। कुछ उनके पास, कुछ उन्होंने किराए पे दे रखी थी। पैसे वाले लोग। तो वीरेंद्र वैश्य 70 साल, उनकी वाइफ अनीता 65 साल, उनकी बेटी मीनाक्षी 45 साल और उनका एक बेटा अभिषेक 40 साल, ये 4 लोग उस घर में रहते थे। तो जब बदबू महसूस हुई तो पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। पुलिस आई, घर के अंदर दाखिल हुई। घर के अंदर का मंजर बड़ा डरावना था। सीढ़ी पर एक लाश पड़ी थी
जब उसकी शिनाख्त हुई तो पता चला कि ये वीरेंद्र की 40 साल बल्कि 45 साल की बेटी मीनाक्षी की लाश है। सिर पर किसी वजनी चीज़ से हमला किया गया था, खून सीढ़ी पर फैला हुआ था। पर यह तो शुरुआत थी। इसके बाद पुलिस कमरे में दाखिल होती है। कमरे का मंजर और भी डरावना। वहाँ 2 और लाशें पड़ी थी, एक वीरेंद्र साहब की और दूसरी उनकी पत्नी अनीता की। दोनों के सिर पर भी उसी तरीके से तेज़ किसी वजनी चीज़ से हमला किया गया था। अब पुलिस पूरे घर की तलाशी लेती है, सामान बिखरा पड़ा हुआ है। पूछताछ होती है तो पता चलता है इस घर में 3 लोग हैं, पर चौथा तो है नहीं, घर का बेटा अभिषेक। अब कुछ पड़ोसी और रिश्तेदार जो जब तक वहाँ पहुँच चुके हैं वो बताते हैं कि अभिषेक के साथ वीरेंद्र का रिश्ता ठीक नहीं था। कुछ वक्त पहले उन्होंने अपनी जायदाद से उसको बेदखल कर दिया था। पुलिस को लगा इससे इजी केस क्या होगा। बेटे ने ही अपने माँ बाप और बहन को मारा और भाग गया, क्योंकि कायदे से 3 लाश पड़ी है, चौथा गायब है। पुलिस ने कहा बड़ा आसान केस है। लेकिन तभी पुलिस की नज़र घर पे दीवार पर पड़ी। दीवार पर लिखा हुआ था बेटा बहू। फिर और घर की तलाशी ली गई तो एक जगह पर एक गत्ता पड़ा हुआ था। उस गत्ते पर लिखा था बंटी बबली बहू ने मारा। अब पुलिस को लगा ये क्या है। अब बहू बंटी बबली बेटे बहू ने मारा। अभिषेक की तो शादी नहीं हुई थी, तो फिर बहू कहाँ से आ गई। अब पुलिस को अभी तक जो केस आसान लग रहा था कि ये 3 लोग थे, अभिषेक मारा गया, बट ये दीवार पर बेटा बहू लिखा और गत्ते पर लिखा हुआ बंटी बबली बेटा बहू। पुलिस ने पूछा भाई ये क्या है, तो पता चला वीरेंद्र साहब का एक और बेटा है, बड़ा बेटा। उस बड़े बेटे का नाम है अश्वनी वैश्य। अश्वनी शादीशुदा है और उसकी पत्नी है ऋतु वैश्य। दीवार पर और गत्ते पर इन्हीं दोनों के बारे में लिखा हुआ था, लेकिन बंटी बबली क्यों लिखा था। तो पता चला कि ये दोनों फ्रॉड हैं। दोनों के ऊपर 25-25 हज़ार रुपये के इनाम भी रखे गए थे, फिर पकड़े गए। अश्वनी तो अभी भी जेल में है और उसकी बीवी अभी आज़ाद है, जेल से आ चुकी है। तो पुलिस को लगा कि पक्का बेटे बहू ने मारा होगा। चलो एक से जेल में पूछेंगे, बाकी उसकी बीवी से पूछेंगे, केस फिर भी इजी। अब पुलिस वहाँ से निकलती है, लेकिन तभी पुलिस को एक ख्याल आता है, आरुषि केस, कि यार अगर क्राइम सीन की ढंग से तलाशी ना लो तो कुछ भी हो सकता है। तो ये हुआ कि घर की तलाशी तो ले ली, अब उनकी दुकानें भी हैं नीचे, चलो दुकान की तलाशी लेते हैं। तो किसी ने बताया ये सामने अभिषेक की दुकान है, वीरेंद्र के बेटे की। दुकान पे ताला था, पहले पुलिस ने ताला खुलवाया, अंदर गई। अंदर जाते ही पुलिस हैरान परेशान। जिस अभिषेक को थोड़ी देर पहले तक पुलिस 3 लोगों का कातिल मान रही थी और ये मान रही थी कि वो भागा हुआ सेम हम हेमराज की तरह, वो अभिषेक तो खुद अपनी ही दुकान में मुर्दा पड़ा था। उसके सर से भी वैसे ही खून, वैसे ही वजनी चीज़ से हमला हुआ। अब पुलिस को लगा नहीं मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि जिसे वो कातिल मान रही है उसका तो खुद कत्ल हो गया। फिर पुलिस को ख्याल आया कि अगर बेटा बहू बंटी बबली की बात पे भी यकीन कर ले तो बेटा तो जेल में है। पुलिस ने क्रॉस चेक किया, उस जेल से भी पता किया, पता चला हाँ भाई वो अभी भी यहीं है। तो बेटा जेल में है तो कत्ल कैसे करेगा। फिर पुलिस ने उस बबली यानी कि उस बेटे की बीवी का कॉल डिटेल और वो लोकेशन चेक किया, पता चला नहीं वो भी उसका लोकेशन इधर तो आई ही नहीं, क्योंकि आना जाना था नहीं। अब पुलिस परेशान, उसे लगा नहीं इस मामले में तो कुछ और है। फिर पुलिस ने कहा पूरी अब तक जिस केस को आसान मान रहे थे, अब चलो इस पर मेहनत करते हैं। पुलिस ने आसपास के सारे CCTV फुटेज खंगालने का फैसला किया। साथ ही अभिषेक, उसके पिता वीरेंद्र, बहन, माँ, इन सब के फ़ोन, मोबाइल फ़ोन के नंबर लिए, कॉल डिटेल, कॉल रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। जब ये सब कुछ खंगालना शुरू किया तब पुलिस को पहला क्लू मिला। पता चला कि 31 मई की सुबह, बल्कि 1 जून की सुबह 5 बजे, 1 जून की सुबह 5 बजे वीरेंद्र के घर से एक शख्स बाहर निकल रहा है, CCTV कैमरे में कैद हो गया। अब पुलिस ने उसे देखा। उस जो शख्स कैमरे में कैद हुआ उसकी तस्वीर वहाँ पड़ोसियों को, बाकी लोगों को दिखाई गई। अच्छा, वो बहुत सारे दुकानदार चूँकि वीरेंद्र के ही किराएदार थे, जब उन्होंने वो तस्वीर देखी थी सब पहचान गया। उसने कहा ये तो एक और दुकानदार है, इसके समोसे और कचौरी की दुकान है यहीं अभिषेक की दुकान के बराबर में, और उसका नाम है सनी गुप्ता। अब पुलिस को लगा ये 5 बजे घर से क्या कर रहा है निकल कर। पुलिस ने पता किया कि सनी गुप्ता कहाँ रहता है। पुलिस की टीम वहाँ पहुँची, वो अपने घर में था।
पुलिस ने सनी को उठाया। उठाने के बाद उसे लेकर आई, फिर उसके शॉप पर गई, उसी समोसे कचौरी की। वहाँ थैला रखा हुआ था, उस थैले में करीब 1 किलो सोने के जेवर थे। पता चला उसने उसी वीरेंद्र के घर से चुराए थे और उसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए। अब सोने के जेवर भी मिल गए, सनी भी मिल गया। पुलिस को लगा चलो अब तो केस खत्म, सुलझ गया। सनी ने चारों को मारा और लूटा और अब पकड़ा गया। लेकिन जब सनी से पुलिस ने पूछताछ की तो कहानी में फिर एक ट्विस्ट है और कहानी का पूरा क्लाइमेक्स ही बदल गया। क्लाइमेक्स हैरान करने वाला था। जो सनी ने पूरी कहानी सुनाई वो कहानी यूं थी कि अभिषेक अपने पिता से खास तौर पर नाराज था क्योंकि उसके पिता ने उसको जायदाद से बेदखल कर दिया। दुकान थी उसके पास लेकिन ठीक ठाक वो काम नहीं कर रहा था। अय्याश भरी जिंदगी जीता था, पैसे सब उड़ा देता था, तो कर्ज में भी डूब गया। उसे लगा कि अब उसके फादर उसके नाम जायदाद तो करेंगे नहीं, हो सकता अच्छा बड़े बेटे को भी बेदखल कर रखा है क्योंकि वो घोषित क्रिमिनल है, तो अब शायद सारी प्रॉपर्टी पैसे ये सब उसकी बहन के नाम हो जाएगा। तब उसने एक रोज सनी से बात की। उसने कहा कि अगर मैं अपने माँ बाप और बहन को मार दूं तो पूरी प्रॉपर्टी का वारिस मैं हो जाऊंगा क्योंकि बड़े भाई को तो पहले ही जायदाद से बेदखल कर रखा है। तो क्या तुम साथ दोगे? लूट के माल, वहाँ बहुत सारे सोने भी हैं, कैश भी, बांट लेंगे बराबर बराबर, पर प्रॉपर्टी मेरी होगी। सनी भी लालच में आ गया। उसने कहा ठीक है। फिर ये हुआ कब? तो अभिषेक ने तय किया कि 31 मई की शाम को घर में घुसकर वो अपने माँ बाप और बहन को मारेगा। अब 31 मई की दोपहर 3 बजे अभिषेक अपनी दुकान बंद कर सनी की समोसे और कचौरी की दुकान पर पहुंच जाता है जो बराबर में है। इसके बाद ये लोग कचौरी खाते हैं, बियर की बोतल पहले से थी, बियर पीते हैं। 3 से 5 तक इनकी पार्टी चलती है। ठीक 5 बजे, गर्मी का दिन है, लोग ज़्यादातर अपने घरों में रहते हैं और उसे रूटीन पता था अपने माँ बाप का और बहन का। तो अब सनी और अभिषेक के घर में ठीक 5 बजे दाखिल होते हैं 31 मई को। जैसे ही वो जाते हैं तो सीढ़ी पर सबसे पहले मीनाक्षी यानी अभिषेक की बहन नजर आ जाती है। अभिषेक को लगा कि वो अपने कमरे में होगी। अब वो सीढ़ी पर दिख गई, साथ में सनी। अब उसे लगा कहीं बहन शोर न मचाए या पापा मम्मी को कहे कि अभिषेक देखो किसको लेकर आया। वो अपने साथ बियर की बोतल और लोहे का रॉड दोनों लेकर आए थे, सनी और अभिषेक। इससे पहले कि मीनाक्षी कुछ समझ पाती, उसी सीढ़ी पर, जीने पर अभिषेक ने लोहे का रॉड अपनी बहन के सर पर दे मारा, फिर बियर की बोतल मारी, सीढ़ी पर ही गिर गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने देखा कि वो बिल्कुल बेहोश है, लगभग मर ही गई है क्योंकि वार इतना तेज था। सीढ़ी पर ही अपनी बहन की लाश छोड़ी और अब दोनों उस कमरे में दाखिल हुए जहां अभिषेक को पता है उसके माँ बाप हैं और दिन में आराम करते हैं। गया तो माँ बाप भी लेटे हुए थे। इससे पहले कि वो भी कुछ समझ पाते, अभिषेक और सनी यानी अपने सगे बेटे और उसके दोस्त ने माँ और बाप के सर पर उसी लोहे के रॉड से वार किया, बियर की बोतल मारी और जब दोनों को यकीन हो गया कि दोनों मर चुके हैं तो फिर उस कमरे से बाहर निकले। फिर उसे पता था तिजोरी कहाँ है, गहने कहाँ हैं। वो सारे सोने के जेवर बटोरने के बाद एक थैले में रखा। फिर इन दोनों ने जो उनके मोबाइल थे, जो उनके घर वालों के मोबाइल थे, उसकी बहन के, माँ के, पिता के, ये सब घर के अंदर ही एक पानी के टंकी में डाल दिया। एक लैपटॉप था जिसमें शायद उसे लगा कि कुछ वसीयत की भी चीज़ होगी, वो भी जिस रॉड से मारा, कत्ल किया, उस रॉड को भी पानी की टंकी में डाल दिया। ये सब डालने के बाद अब दोनों नीचे उतरते हैं बिल्कुल नॉर्मल। नीचे उतरने के बाद अब अभिषेक, चूँकि घर के सामने ही बराबर में ही उसकी दुकान है, वो अपनी दुकान में पहुंचता है। अब अभिषेक और सनी दोनों अभिषेक की दुकान में हैं। वहाँ जाने के बाद ये फिर बियर पीते हैं। इसके बाद होता है कि चलो अब जेवर का बंटवारा किया जाए जो लूट कर लाए। तो जेवर का बंटवारा शुरू होता है। अभिषेक के मन में लालच आ गया था। पहले उसने कहा था आधा, पर उसने देखा कि ये ठीक ठाक है, काफ़ी 1 किलो से ऊपर।
उसने सनी को जेवर की पोटली में से 5 कंगन निकाले अपनी माँ के और बहन के और कहा ये लो 5 कंगन, ये तुम्हारा काम खत्म। सनी को आ गया गुस्सा, क्या आधे आधे की बात हुई थी, ये 5 कंगन में मुझे टरका रहा है। अब वो नशे में भी ये बियर भी पी रहे हैं क्योंकि नशे की हालत में कत्ल किया। तो अभिषेक ने कहा कि तुम्हारे लिए तो नहीं है, काफ़ी है। अचानक सनी के दिमाग में ये बात आई कि जो बेटा अपने माँ बाप या अपने जो भाई अपनी बहन का नहीं हुआ, जो सगे माँ बाप का नहीं हुआ, वो उसका क्या होगा? वो तो उसके साथ भी कुछ कर सकता है। फिर उसे ख्याल आया कि अगर वो अभिषेक को ही मार दे तो ये सारे जेवर उसी के, और नाम आएगा अभिषेक पर क्योंकि कत्ल तो उसने भी किया है, और वो आराम से निकल लेगा। बस ये ख्याल आते ही मन में उसने अभिषेक की दुकान में ही अभिषेक को एक वजनी चीज़ उठाई और सर पर दे मारा। एक ही बार में अभिषेक गिर गया। उसके बाद उसने उसे तब तक मारा जब तक वो मर नहीं गया। मरने के बाद अब दुकान में चूँकि अकेला था, वो वहीं बैठा, उसने खून साफ़ किया, फिर वहाँ पे कुछ एसिड वेसिड जो टॉयलेट में यूज़ करते हैं वो उसकी बॉडी पे डाला ताकि जला दें। और ये सब करने के बाद शाम के और गहराने का इंतज़ार करने लगा। फिर रात करीब 9 से 10 के दरमियान वो अभिषेक की दुकान से शटर गिराकर बाहर निकलता है, वापस फिर से अभिषेक के घर जाता है, यानी वीरेंद्र साहब के घर। वहाँ जाने के बाद अब उसे ये था कि उसके कपड़ों पर खून के छींटे हैं। वहाँ जाता है और सबसे पहले जिस घर में 3 लाशें रखी हैं, बाथरूम में जाता है और नहाता है। नहाने के बाद अपने कपड़े उतारता है, अब उसे कपड़े चाहिए। वीरेंद्र के कमरे में जाता है और वीरेंद्र के धुले हुए कपड़े निकालता है, उसे पहनता है। फिर वीरेंद्र के जूते निकालता है, उनको पहनता है, और इसके बाद रात ढलने का इंतज़ार करता है। जब सुबह के 4:30 पौने 5 बज रहे हैं, तब कहता है कि सब सो रहे होंगे, अब निकलते हैं। वो नीचे आता है। फिर उसे अचानक ख्याल आता है कि मैं वीरेंद्र के जूते पहनकर जा रहा हूँ, अगर कल को कुछ जांच हुई तो कई लोग पहचान जाएंगे कि ये वीरेंद्र के जूते हैं। वो वापस ऊपर घर में जाता है, जूते उतारता है, फिर अपनी उसी चप्पल को जिसको पहनकर उसने कत्ल किया उसे धोता है, उस चप्पल को पहनता है, नीचे आता है और फिर अपने घर चला जाता है। 5 बजे जब वो नीचे उतरा तब वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। अब ये सारी कहानी हो गई। तो उससे पूछा गया कि जब ये सब कुछ हुआ तो फिर ये दीवार पर बेटा बहू या बंटी बबली और बेटे बहू ने मारा क्यों लिखा? उसने कहा ये अभिषेक का आइडिया था। उसने कहा मेरा भाई चूंकि घोषित अपराधी है, क्रिमिनल है, इस वक्त जेल में है, पिता से बनती नहीं, जायदाद से बेदखल कर रखा है, तो 2 काम होगा। एक, अगर मैं कोई ऐसा सबूत छोड़ दूं जिससे पुलिस को ये लगे कि मेरे बड़े भाई और उसकी वाइफ ने मारा है, तो वो दोनों जेल चले जाएंगे। और दूसरा, फिर कोई और बचेगा नहीं वारिस, क्योंकि बहन को तो मार चुका हूँ। बड़ा भाई माँ बाप और बहन के कत्ल के इल्ज़ाम में ताउम्र जेल में होगा, तो फिर ये सारी प्रॉपर्टी, सारे पैसे, सारी दुकानें, उसका अकेला वारिस मैं। इसके लिए उसने दीवार पर लिखा बेटा बहू, ताकि बड़े भाई और उसकी पत्नी पर शक जाए, क्योंकि दोनों का क्रिमिनल बैकग्राउंड। और फिर एक गत्ते पर लिख गया बंटी बबली बेटे बहू ने मारा, ताकि बंटी बबली के बारे में सब जानते थे, उनका निक नेम ही था, और इसीलिए वो लिखकर चला गया। लेकिन सीसीटीवी कैमरा और जब मोबाइल के कॉल डिटेल निकाले गए थे, तब पुलिस ने पाया कि 31 मई की शाम, बल्कि सुबह से, अभिषेक और सनी के मोबाइल पर एक दूसरे से कई बार बातचीत हुई। तो पहला शक गया। फिर सीसीटीवी फुटेज में जब 5 बजे उस घर से निकलता दिखा तो दूसरा शक गया। इस तरह इस केस का भांडा फूटा। अब पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब सनी को पुलिस बाहर लेकर निकल रही थी तो मीडिया ने घेरा और उससे पूछा कि तुमने ये क्यों किया। मैं चाहता हूँ खुद सनी की जुबानी सुनिए कि वो क्या कह रहा है। हमारा कोई क्राइम नहीं था। हाँ। उसने उसकाया हमको, उसने हमको बुलाया, उसने अपने साथ मिलके अपने माँ बाप को सबको कत्ल किया अच्छी तरह से, सब सोना चांदी नीचे लेकर आया, हमको सब बोला इतना दे, फिर नहीं दिया। तो सनी ने कहा मैंने नहीं, अभिषेक ने उकसाया था और मेरा हिस्सा नहीं दिया। तो एक कत्ल जिसकी शुरुआत हुई कि कातिल अभिषेक, वो खुद मुर्दा मिला। फिर भाई और भाभी कातिल हो सकते हैं,
वो छलावा निकला। फिर जब एक हुआ कि सनी ने मारा है, सनी को पकड़ा, तो पता चला नहीं, सनी और अभिषेक ने मिलकर 3 कत्ल किए। फिर हिस्से के बंटवारे को लेकर सनी ने कातिल में से एक कातिल को मार डाला। एक पुरानी लाइन है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम। मतलब ये कि अभिषेक ने सोचा था कि अपने माँ बाप और बहन को मार देगा, भाई को फंसा देगा, इसके बाद हर चीज़ उसकी होगी, लेकिन उसके हिस्से कुछ नहीं आया, यहाँ तक कि जेल भी नहीं आई, क्योंकि खुद उसका कत्ल हो गया। लालच से बुरी चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।